इस समय एक खबर जो जम करके छाई हुई है वो ये है कि अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया। लेकिन असली कहानी क्या है? सवाल यह कि अपर्णा यादव ने किसके कहने पर यह काम किया। असली खबर तो यह है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, और ये हम आपको अंदर की कहानी बता रहे हैं। अंदर की कहानी एक लाइन में यह है। पहले एक सवाल समझिए कि अपर्णा यादव ने अगर समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया तो किसने कहा था? सबसे बड़ा सवाल यह है। सारी कहानी की गुत्थी यहां पर उलझी हुई है। उस रात बीजेपी के दफ्तर में क्या हुआ था? बीजेपी के दफ्तर में कौन सी मीटिंग हुई थी? और क्या अपर्णा यादव को कोई मैसेज दिया गया था, या अपर्णा यादव ने यह काम अपने आप किया, बिना किसी से पूछे किया, बिना किसी परमिशन के किया? ये सारे सवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो संशोधन था वो संशोधन पास नहीं हो पाया, और उसके बाद बीजेपी इसका विरोध करने लगी। वो सबने देखा, पार्लियामेंट में विरोध चल रहा था और भी जगहों पर विरोध चल रहा था। लेकिन एक तस्वीर सामने आती है और वो तस्वीर छा जाती है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। तस्वीर ये कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का झंडा जला रही होती हैं, उनके साथ कुछ लोग होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि कौन लोग थे जो ये झंडा जल रहा था, साथ में कौन लोग खड़े थे। क्या पार्टी का कोई पदाधिकारी खड़ा था? क्या पार्टी की ओर से कहा गया था? ये सारे सवाल तब से तैर रहे हैं और मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूं। अंदर की कहानी ये है कि पार्टी ने अपर्णा यादव को नहीं कहा था। अंदर की कहानी ये इनिशिएटिव खुद अपर्णा यादव का अपना इनिशिएटिव था कि ये काम करना है, पार्टी का झंडा जलाना है। अब सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव की, कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव की तस्वीर थी वो भी जला दिया। अपर्णा यादव जिस रूट से आई हैं, जहां से एंट्री हुई राजनीति की, वहां भी उन्होंने ऐसा काम कर दिया। और मुलायम सिंह यादव ने जिस पार्टी की स्थापना की 1992 में, उस पार्टी का झंडा जला दिया अपर्णा यादव ने। सारे सवाल उठ रहे हैं। अंदर की कहानी यही असली कि बीजेपी के अंदर हुआ क्या। अपर्णा यादव से किसी ने कुछ जब नहीं कहा तो अपर्णा यादव ने अपने आप से ही इनिशिएटिव क्यों ले लिया? यही सबसे बड़ी कहानी है और यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस समय की यह सबसे बड़ी खबर है कि अपर्णा यादव को बीजेपी में किसी ने नहीं कहा था यह काम करने के लिए। एक प्रोसेस समझिएगा। बीजेपी में कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसकी एक फॉर्मेलिटी होती है, रूपरेखा होती है। जिला अध्यक्ष के लेवल पे भी मामला जाता है, अगर आप जिले लेवल पे कर रहे हैं। महानगर के अध्यक्ष के पास मामला जाता है, उस लेवल पे आप कर रहे हैं। पार्टी के अंदर भी ये बेटर डिस्कस होता है आपका क्या है करने का लेवल, और जो भी कार्यक्रम आप कर रहे हैं उसकी बाकायदा परमिशन होती है। अपर्णा यादव एक महत्वपूर्ण पद पर भी है, वो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। सो ऐसे में अगर अपर्णा यादव कुछ इस तरह का काम कर रही हैं होंगी तो ये माना जाता है कि पार्टी से पूछा होगा या पार्टी ने इंस्ट्रक्शन दिया होगा। इस केस में दोनों नहीं था। सोर्सेज बताते हैं ना तो अपर्णा यादव ने पार्टी से पूछा था, ना ही पार्टी ने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया था। फिर सवाल ये उठा कि ये जो हुआ है ये इसका पर्पस क्या है, ये क्यों हुआ है। अंदर की कहानी ये है कि इस एक इंसिडेंट से अपर्णा यादव बहुत चर्चा में आ गई। अंदर की कहानी ये है, वो इतना चर्चा में आ गई कि इस समय वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का मेन विषय बनी हुई हैं। और अपर्णा यादव के साथ में इधर आप उनकी पॉलिटिकल स्टाइल पे गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ बदली सी पॉलिटिकल स्टाइल है। काफी एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि KGMU में वहां पर वो गई और वहां बाकायदा लव जिहाद के मुद्दे पर जिस तरह से अपर्णा यादव ने वहां पर अपनी बातें कही, वहां पर तनातनी की नौबत आ गई। KGMU प्रशासन से FIR दर्ज करने की नौबत आ गई। बहुत बवेला मामला योगी आदित्यनाथ के दरबार तक पहुंच गया। इस कदर यह मामला एस्केलेट किया। हम बात कर रहे हैं कुछ दिन पहले की, और माना गया कि वो टर्निंग पॉइंट है। अपर्णा यादव ने शायद ये राजनीति से सीख लिया कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जहां चर्चा कंसंट्रेट होकर के आपके हिस्से में आए, जहां आप लाइमलाइट में बने रहें और आप किसी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा ही ना बन के रह जाएं कि बीजेपी इतनी बड़ी समंदर है तो उस समंदर के बीच में एक छोटा सा द्वीप है अपर्णा यादव। ना, उस समंदर में एक पहचान बनानी है अपनी कि मैं हूं अपर्णा यादव। अब सवाल ये कि वो पहचान बने कैसे। वो पहचान दो तरीके से बनती। एक तो ये है कि जो वोट बैंक के साथ में जुड़ा हुआ अपर्णा यादव यानी कि यादव परिवार, यानी कि नेताजी का परिवार, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यादव वोट बैंक आपके साथ खींचेगा। लेकिन जिस तरह पोलराइजेशन है उत्तर प्रदेश में, उसमें ये कहीं संभावना नहीं कि यादव वोट बैंक अपर्णा यादव के सामने खड़ा होगा, के साथ में खड़ा होगा। एग्जैक्ट पोलराइजेशन है। यादव खुल करके समाजवादी पार्टी के साथ में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बीजेपी भी इस बात को समझती है और अपर्णा यादव के साथ जो हो रहा है आप जरा उस पर भी गौर कीजिए। जब वो बीजेपी में आई
उनको 2022 का जो चुनाव चल रहा था उस समय अपर्णा यादव को बीजेपी ने शामिल किया। उसके बाद से लंबे समय तक अपर्णा यादव के पास कोई जिम्मेदारी नहीं रही। यह भी कहा गया कि ये उनके साथ में अच्छा नहीं हो रहा है। खैर, बाद में उनको महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, और वो भी जब बनाया गया तो भी सवाल उठे कि आपने महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाने के लिए उनको लेके आए थे। अपर्णा यादव टिकट भी चाहती थी, उनको टिकट नहीं मिला, विधानसभा का नहीं मिला 2022 में, फिर 2024 में लोकसभा का भी नहीं मिला। उन्होंने यहां तक कहा कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को भी, अगर प्रियंका गांधी उतरती हैं तो वो वहां से उनको टक्कर देने को तैयार, यानी कि उनके जहन में था कि वो लोकसभा लड़ने को भी तैयार हैं। ना उनको विधानसभा मिला, ना लोकसभा मिला, उनको एमएलसी भी कंसीडर नहीं किया गया। इस बीच में कई सारी सीटें भरी गई। अब ऐसे में जब उनका भी सब्र जवाब देने लगा और असंतोष की शक्ल अलग अलग शक्लों में सामने आने की बात भी होने लगी, कि अंदर खाने में चर्चा होगी कि अपर्णा असंतुष्ट हैं और ये ठीक नहीं हुआ है। और ये बड़ा जेन्युइन सवाल था कि आप लायक क्यों थे समाजवादी पार्टी से, अगर कुछ आपको देना नहीं था तो उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। वो भी एक रिजेंटमेंट की वजह थी। शुरू से बताते हैं अपर्णा यादव को ये भी नहीं समझ में आया कि आप लाए हमको उपाध्यक्ष बनाएंगे, एक लेवल की पोस्ट देनी चाहिए, तो उसको लेकर भी रिजेंटमेंट रहा। खैर, फिर उसको सॉर्ट आउट किया गया और वो उपाध्यक्ष का पद उन्होंने स्वीकार किया। तुरंत नहीं स्वीकार किया था, टाइम लगा था। दिल्ली तक आई थी, उनकी बातचीत हुई, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत हुई, और उसके बाद फाइनली उन्होंने उस पोजीशन को ज्वाइन किया। और उसके बाद से ही वो बतौर महिला आयोग का उपाध्यक्ष प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर वो दौरे करते पाई जाती हैं। और वो एक जो लीगेसी है परिवार की, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार की, वो लीगेसी साथ चलती है, तो चर्चा में वैसे भी रहती है। लेकिन सवाल ये उठा कि इसके आगे क्या, 2027 का चुनाव आ रहा है, क्या अपर्णा यादव को इस बार टिकट दिया जाएगा? और अगर टिकट दिया जाएगा तो उसमें सवाल यह होगा कि क्यों दिया जाएगा। दो वजह होती है। पहला तो ये होता है कि आपके पीछे एक वोट बैंक खड़ा हो, बड़ी जो एक सबसे बड़ी वजह होती है कि आप चुनाव जीत सकते हैं। अब मैंने आपको कहा कि अपर्णा यादव के पीछे सबसे आसान तरीका होता कि एक कुनबा, ये जो समाजवादी पार्टी का जो 20 कोर वोट है यादव, उसका एक कुनबा आता। लेकिन ये सिचुएशन नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि योगी आदित्यनाथ की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें वो जिस तरह से पॉइंट आउट करते हैं। गोमतीगढ़ में छेड़छाड़ की घटना हुई, उन्होंने 14 आरोपियों में से 2 का नाम लिया, एक मुस्लिम और एक यादव। अभी कोडिंग कप सिरप का मामला हुआ, उन्होंने एक जिक्र किया कि अखिलेश यादव साहब ने एक तस्वीर दिखा दी कि ये भी है, वो शख्स बाद में गिरफ्तार हुआ, नाम अमित यादव। तो कंटिन्यूएशन में जो भी चीजें होती हैं, अभी हाल ही में फतेहपुर में एक आर्यन यादव नाम का व्यक्ति जिसने चाय पिला दी अखिलेश यादव को, वहां पर फूड एंड सेफ्टी वाले पहुंच गए और उसने आरोप लगाया कि मुझे धमकाया जा रहा है। तो ये मैसेज लगातार जा रहा है कि आप एक जाति विशेष के साथ में सम्मानजनक तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, निशाने पर दे रहे हैं। तो ऐसे में उस स्ट्रक्चर का हिस्सा होने के नाते अपर्णा यादव को वो सपोर्ट नहीं मिल सकता है। सवाल ये उठता है कि फिर उनको टिकट कैसे दिया जाए। उसका कोई तो एक जिसे आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इशू, इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट कह सकते हैं, कुछ तो फ्लैश पॉइंट होगा कि क्या इशू है जिस पर हम अपर्णा को कंसीडर करें। तो अब सवाल आ रहा है कि ये जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स अपर्णा ने शुरू की है, पहले केजीएमयू में और अब यहां पर, यहां का मतलब अभी ये जो महिला आरक्षण का विषय है, इसमें जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी के झंडे को जलाया और समाजवादी पार्टी उग्र प्रदर्शन कर रही है। तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी के सदस्य पहुंचे हैं, उन्होंने विरोध किया है। कुछ समाजवादी पार्टी की महिलाओं को पुलिस खींच के ले गई, वो भी तस्वीरें दिखाई पड़ी हैं। यानी कि ये मामला इतना गर्म आ गया कि समाजवादी पार्टी बनाम अपर्णा हो गया। और अभी तक अपर्णा यादव के साथ में बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं आया है। ध्यान ये भी लीजिए, न तो बीजेपी ने अपर्णा यादव के समर्थन में कोई कॉन्फ्रेंस की है, न कोई बयान जारी किया। हो सकता है आगे कर दे, क्योंकि मामला जब इस लेवल पे आएगा कि अखिलेश यादव के और यादव परिवार के पैरेलल जुड़ेगा अपर्णा यादव से, तो हो सकता है बीजेपी स्टैंड ले ले। अभी नहीं लिया है। मगर मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि क्या अपर्णा यादव का ये कदम, झंडा जलाना, ये उसी मंजिल की ओर एक बड़ा कदम है कि यहां से ये जो लाइमलाइट है और जिस तरह से चर्चाएं हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव की फैमिली के बरबक्स पैरेलल उन्होंने अपना इस मुद्दे पर एक दावा ठोंक दिया है कि मेरी अलग आइडेंटिटी है, मैंने वो लाइन क्रॉस कर दी है। झंडा जलाना आप समझ लीजिए कि लाइन क्रॉस, लक्ष्मण रेखा क्रॉस करना हुआ। ये तय हो गया कि अपर्णा यादव के पास अब उधर की एंट्री तो बंद हो गई, यानी कि अब इधर ही रहना है, ये क्लियर हो गया है। दूसरी बात यह है कि जब इस लेवल का स्टैंड ले लिया है तो वो चाहेंगे कि भाई हमको आप पुरस्कार दीजिए इस स्टैंड का,
पुरस्कार क्या हो सकता है? विधानसभा का टिकट हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि मूल प्रश्न पर आते हैं कि अपर्णा यादव ने बीजेपी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं पूछा बीजेपी से कि हमें ये करना है, ये क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं उन्होंने राय ली इस बारे में कि मैं अगर झंडा जलाऊं और अपने साथ में कुछ लोग मेरे रहेंगे, ये कितना उचित होगा। इस दौरान एक और घटना घटी है, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने भी महिला आयोग की एक और सदस्य वो भी वहां बैठी और उनके साथ में कुछ लोग और बैठे। हमारे सोर्सेज बताते हैं वो, और उसको लेकर अखिलेश यादव ने तंज भी किया कि ये कम से कम 12 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, 12 लोगों को तो आप ले आते, ये तंज किया अखिलेश यादव ने। अब सवाल ये उठा कि वो जो महिलाएं पहुंची समाजवादी पार्टी के दफ्तर, क्या वो पूछ के पहुंची थी? हमारी जानकारी वो भी पूछ के नहीं पहुंची थी। ना अपर्णा यादव गई, ना वहां पर जो समाजवादी पार्टी के सामने जो 8-10 महिलाएं जो भी बैठी और तुरंत बैठी और सामने से मीडिया का कैमरा दिखा और नारेबाजी हुई और उसके बाद वो वहां से चली गई। वो भी पार्टी की राय नहीं ली गई। पार्टी इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं करती है कि मुट्ठी भर लोग जाए, नारा लगाए। आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, आप विपक्ष थोड़ी ना हो कि फ्लैश मॉब की तरह निकलोगे, नारा लगाओगे और वहां से निकल लोगे ना। चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी, आपको अपना एक उसकी रूपरेखा तय करनी पड़ेगी, एक मैसेज क्लियर करना होगा, अपनी बात कहनी होगी, उसमें बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स देखने होंगे, कौन सा स्टैंड लेना है, क्या नहीं लेना है, कहां तक जाना है, कहां तक नहीं जाना, बहुत सारी चीजें होंगी। एक विमर्श होता है, एक रूपरेखा होती, स्ट्रक्चर होता है। लेकिन दोनों ही मामलों में ना समाजवादी पार्टी के सामने जो प्रदर्शन हुआ वहां भी ना परमिशन ली गई और ना ही अपर्णा के मामले में ली गई। अब सवाल ये कि इसका इंपैक्ट क्या होने जा रहा है अपर्णा के करियर पर। पहला, हमारे सोर्सेज बताते हैं कि अभी आज की तारीख में पार्टी के अंदर बड़ा पार्टी सहज नहीं इसको लेकर के, ये जो अपर्णा यादव ने प्रदर्शन किया है। पार्टी को लग रहा है कि एक तो आपको एक सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, बताना चाहिए आपको। ये हो सकता है कि कल को अगर अपर्णा यादव पर और इस तरह का पॉलिटिकल अटैक होता है तो पार्टी साथ दे दे उनका, ये अलग इशू है। लेकिन आज की तारीख में पार्टी साथ नहीं है, इस स्टैंड पर साथ नहीं है जो आपने किया। आपने पूछा नहीं, आपने राय नहीं ली। यही हाल समाजवादी पार्टी के सामने जो हुआ है प्रदर्शन, उसका भी है। अब यहां पर देखने वाली बात यह होगी कि यूपी में दो चीजें चलती हैं, पार्टी एक और चलती है और योगी आदित्यनाथ एक और चलते हैं। यह कई मसलों पर देखा गया, यहां तक कि केशव मौर्य को कहना पड़ गया कि संगठन सरकार से बड़ा है, था, है और रहेगा। यह केशव मौर्य को कहना पड़ गया। अब देखने वाली बात है, योगी आदित्यनाथ को यह स्टैंड पसंद है क्या अपर्णा यादव का? यह एक बड़ी चीज होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का स्टैंड भी एक मायने रखता है, इस प्रदेश का जो सेटअप है, और इसलिए मायने रखता है क्योंकि सरकार के शीर्ष पर हैं और तमाम असंतोष और असहमत के बावजूद भी वो बने हुए वहां पर। तो जब बने हुए हैं तो उनका वो पावर है, वहां पर एंजॉय करते हैं उस पावर को। तो अगर योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद है इस मामले में अपर्णा यादव को, तो दूसरा सवाल यह आएगा कि पार्टी कितना सपोर्ट करेगी फिर, क्योंकि इस प्रदेश में पार्टी और सरकार ये दो अलग अलग धुरी हैं, ये तय है एकदम। अपर्णा यादव के उपाध्यक्ष बनने में किसका रोल था, किसकी रिकमेंडेशन थी? योगी आदित्यनाथ की रिकमेंडेशन थी या पार्टी की रिकमेंडेशन थी, या एक मीटिंग पॉइंट था, या पहले योगी आदित्यनाथ ने रिकमेंड किया बाद में पार्टी ने मीटिंग पॉइंट बनाई? ये तमाम सारे सवाल हैं और इसीलिए अपर्णा यादव ने ये जो कदम उठाया है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या चीजें होंगी, आगे शेप लेंगी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में इतना क्लियर है कि अपर्णा यादव के इस कदम से आज की तारीख में पार्टी का यह मानना है कि वो इसकी ना उम्मीद कर रही थी, ना उससे पूछा गया था, ना वो इसको इंडोर्स कर रही है। आगे के रिएक्शन देख करके वो साथ खड़ी हो सकती है, लेकिन अभी की सिचुएशन यही है। और अपर्णा यादव के लिए भी ये, आखिर में मैं बता दूं, ये जो मुद्दा है ये एक तरह का फ्लैश पॉइंट है, जिसे कहते हैं कि एक तरह का संक्रांति का फेस कहते हैं। यहां से चीजें चेंज होंगी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो निगेटिव भी हो सकती है। यही देखना होगा कि ये जो हुआ है ये अपर्णा यादव के लिए पॉजिटिव है या फिर चीजें यहां से खराब हो सकती हैं। निगाह इसी पर बनी रहेगी। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।